नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, असम के चुनाव यात्रा के तहत आज मैं इस डिगबोई रिफाइनरी के सामने खड़ा हूं और ये डिगबोई रिफाइनरी जो है दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी रिफाइनरी है। ये 1901 में स्थापित हुई थी और ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं ये भारत की दूसरी सबसे पुरानी रेलवे लाइन है। तो ये एक ऐतिहासिक शहर है। असम के विकास में इसका बड़ा योगदान रहा है और ये अंग्रेज़ों की ज़माने की रिफाइनरी है। बीच बीच में इसमें मॉडर्नाइजेशन होता रहा है, लेकिन अब चूँकि भारत सरकार की पॉलिसीज़ बदल गई हैं और नरेंद्र मोदी इस कोशिश में है कि जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं उन्हें बेच दिया जाए और नवरत्नों पर उनकी ख़ास नज़र है। इंडियन ऑयल इस रिफाइनरी को चलाती है, तो ये एक चिंता यहाँ के कर्मचारियों में भी है कि आखिरकार इस रिफाइनरी का क्या होगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं इस रिफाइनरी से जुड़े। हमारे साथ रंजन चौधरी हैं जो इस रिफाइनरी से लगातार जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे इस रिफाइनरी की स्थिति के बारे में और यहाँ काम करने वाले लोगों के बारे में, और ये जो चुनाव होने जा रहे हैं उस संदर्भ में इस रिफाइनरी का क्या महत्व है। रंजन जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इस रिफाइनरी का महत्व क्या है। पहले तो आपका न्यूज़ चैनल जो है उनको असम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन की तरफ से आपको स्वागत करता हूँ डिगबोई में। और इतने कष्ट के अंदर में भी आपने यहाँ पर आया, और रिसेंटली राहुल गांधी भी आया था और डायरेक्ट जो हमारे खास करके जो ठेका श्रमिक है ऑयल सेक्टर का, तो उनसे बातचीत हुआ है। और आपने ऑलरेडी कहा इसका जो बैकग्राउंड है, लेकिन मुश्किल यही है कि जो यहाँ का जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स है वो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स वो पहले आज मोदी जी आने का पहले वो अपने आप को बोलते थे मैं कॉन्ट्रेक्चुअल परमानेंट वर्कर्स हूँ, इस तरह से बोलते थे। लेकिन अभी कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब क्या है वो अब उनको समझ में आ गया है, और जॉब सिक्योरिटी लगभग नहीं के बराबर, और बीच बीच में छटनी भी होती रहती है। ये कितनी कब से छटनियाँ हो रही हैं? हाल में कब छटनी हुई है? इस साल में भी हुआ, 19 में भी हुआ, 20 में भी हुआ। हम बोल रहे हैं ना आपको कि इन शॉर्ट कि 2014 के बाद ये छाटनी वाली जो कहानी है यहाँ पर शुरू हुआ है। इसके पहले वो था नहीं। जो भी है उस हिसाब से मोटा मोटी चल रहा था, अपना जो परिवार है उसको वो चला रहा था। तकलीफ है जो उनका जो एक्चुअली हम लोग असम पेट्रोलियम मजदूर यूनियन या AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन भी डिमांड करते हैं कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पे होना चाहिए, सैलरी होना चाहिए। उसके बाद जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO का जो रिजोल्यूशन है कि मिनिमम वेज 600 रुपीज़, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जिसका मुखिया खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वहाँ पर भी 600 रुपया का पास हो चुका है। 7th पे कमीशन का जो रिकमेंडेशन है उसमें भी 600 रुपया है। लेकिन आज का दिन में सर यहाँ पर 600 रुपया मिनिमम वेज लागू नहीं हुआ है। ये बताइए रंजन जी कि असम के विकास में इसका क्या योगदान है। असम को ये रिफाइनरी से असम के लोगों को रोज़गार मिलता है, और जिस तरह से सरकार इसको चला रही है या बेचना चाहती है या आगे चलकर बंद कर देना चाहती है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहली तो बात है ये रिफाइनरी में करीब करीब आपका क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल का सिस्टम शुरुआत में था ही नहीं, करीब 12 से 15 हज़ार कर्मचारी और श्रमिक यहाँ में हुआ करता था। लेकिन आज का दिन में जो परमानेंट एम्प्लॉई है, परमानेंट एम्प्लॉई 700 में आकर के रुक गया, और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर जो है वो भी करीब 1500 जैसे है। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के भी जो नया मोदी जी आने के बाद ट्रेंड चालू हुआ वो छटनी चालू हुआ। और सबसे बड़ी विडंबना यही है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसको बाद में इसके साथ मर्जर हुआ 81 में। लेकिन पहले हिंदुस्तान की पहली जो ऑयल इंडस्ट्री है इसका नाम है असम ऑयल कंपनी, जो ब्रिटिश ने इसका नाम दिया था। इसके बाद असम ऑयल कंपनी चल ही रहा था, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उसका मर्जर होने के पास से स्वाभाविक तरह से आपका उसका नाम चेंज हुआ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ब्रैकेट में AOD आता है, पहले डायरेक्ट AOD होता रहा, अब उसमें थोड़ा चेंज हुआ है।
तब भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने देखा पिछले कुछ सालों में कि धीरे धीरे यहाँ का जो पावर होता था डिगबॉय का रिफाइनरी के ऊपर, वो धीरे धीरे कलकत्ता ऑफिस में चला जा रहा है। और इस आप रिफाइनरी में भी या कहीं पर भी आप देखिए, डिगबॉय एओडी रिफाइनरी जो है, इसका लोगो है आपका राइनो का। लेकिन राइनो का जो मार्केट वैल्यू है उसका सिंक टू है, और जिसके लिए बहुत कलाबाजारी भी होता है, पेपर में आते रहता है, मीडिया में आते रहता है। नहीं, ये बताइए कि ये मॉडर्नाइजेशन इसका हुआ है कि नहीं हुआ है? ये पुराने ढंग से चल रही है, कुछ इसका नयापन हुआ है, कब हुआ है, अभी हाल में इसकी कोई प्लानिंग है कि नहीं है? ना, वो तो है ही है। टाइम टू टाइम मॉडर्नाइजेशन हुआ। उसका शुरुआत 90s में उसको हुआ था, जिसके वजह से 0.5 मिलियन मेट्रिक टन से 0.50 मिलियन मेट्रिक टन से आपका दिन में 0.65 मिलियन मेट्रिक टन है। और मेंटेनेंस या मॉडर्नाइजेशन ढंग से नहीं हो रहा है। कभी कभी मैनेजमेंट का नेग्लिजेंसी की वजह से शट डाउन भी हो जा रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इस तरह का बात है। और जो मूल बात मैं आपको दोबारा दोहराना चाहता हूँ, राइनो का वैल्यू वही है, सिंह है। तो अभी यहाँ पर इसका सिंबल है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एओडी। जब देखोगे, यहाँ देखो गुवाहाटी देखो, वो राइनो का सिंबल है। लेकिन जो उसका जो वैल्यू है वो कलकत्ता ऑफिस में ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है। और ये जो कंपनी है, अगर कल सुबह आपको शायद ऐसा भी न्यूज़ करना पड़े कि ये इस कंपनी को अदानी या अंबानी ने खरीद लिया है या उसको, क्योंकि आप तो इसके साथ सहमत हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन डिसइन्वेस्टमेंट के और आगे बढ़ रहा है। नेचुरली एओडी लिखो चाहे जो भी लिखो, ये भी इसी में आ जाएंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा ये अगर कोई और कंपनी ले लेगी तो यहाँ के मज़दूरों पर, असम की जो अर्थव्यवस्था है या यहाँ के लोगों को जो रोज़गार मिलता है, उस पर कितना असर पड़ेगा? नहीं, असर तो पड़ेगा ही। ये मतलब प्राइवेटाइजेशन होने का पहले ही इसका जो मेन जो पावर है वो ऑलरेडी कलकत्ता जा चुका है। जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगा तो छाटनी का तो कोई माई बाप ही नहीं रहेगा, वो अपना मन मर्जी छाटनी करेगा। जो भी आज का दिन में तनख्वाह मिल रहा है उससे भी कम मिलेगा, और जॉब सिक्योरिटी का तो बाकी इंडस्ट्री का तरह कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ये है यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उनका दुख दर्द, उनकी चिंताएं, उनकी पीड़ा, उनकी असुरक्षा कि इस रिफाइनरी को मॉडर्नाइज करने के बजाय इसको ऐसे ही रखा जा रहा है, उसको बेहतर करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। और सरकार का इरादा इनको प्राइवेटाइज करने का है, अंततः किसी बड़े उद्योगपति को सौंप देने का है और अपनी जिम्मेदारी से भागने का। लेकिन इसका असर असम पर पड़ेगा। क्या असम के चुनाव पर भी ये कर्मचारी जो सोच रहे हैं उसका असर पड़ता है? नहीं, देखो, आईओसी बोल के नहीं है, वो आपका बीएसएनएल हो, रेल हो, वो सब प्राइवेटाइजेशन से कुछ फर्क उतना खास पड़ नहीं रहा है। हम लोग 2014 से देख रहे हैं, क्योंकि आखिर में जब ये मेरा सवाल ये है कि यहाँ क्या जो चुनाव चल रहा है, क्या कर्मचारी जिस मानसिक व्यवस्था से गुजर रहे हैं, अवस्था से, क्या वो कहीं किसी पार्टी में, किसी ऐसे दल में, संगठन में देखते हैं कि वो इसको रोक सकता है, इसलिए हमें उस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? उसका एवरी पॉसिबिलिटीज़ है, उसको आप इनकार नहीं कर सकते हो। मतलब इतना बुर्बक भी नहीं है, उसका असर तो जरूर। और ये प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आंदोलन वगैरह भी हो रहे हैं क्या? हाँ जी, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। और प्राइवेटाइजेशन का पहला जो पार्ट है छटनी, बीच बीच में छटनी होता है, उसका भी आंदोलन होता है टाइम टू टाइम। और उसका प्रेशर लेकिन नहीं बिल्ड हो पा रहा है। नहीं, प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आखिर में जा कर के वो लोगों जो हिंदू मुसलमान वाला जो कहानी है उसको छेड़ देते हैं, इंडिया पाकिस्तान वाला कहानी छेड़ देते हैं। एज ए रिजल्ट जब अल्टीमेटली आपका जो वोट जाके गिरता है ना, उसी एंगल में चला जाता है। तो जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, वो मज़दूरों के हितों की पर भी असर कर रही है, मज़दूरों को भी बांट रही है। और वो अपनी लड़ाई उस ढंग से नहीं लड़ पा रहे हैं जिस तरह से लड़ना चाहिए, क्योंकि ये उनके वजूद का संकट खड़ा कर सकता है। ये प्राइवेटाइजेशन ये किसी प्राइवेट हाथों में जाएगी तो जाहिर है कि वो छंटनी करेगा, अपने हिसाब के लोग रखेगा, ज़्यादा काम लेगा, कम पैसे देगा, ये तमाम समस्याएं आने वाली हैं। मौजूदा सरकार को इसकी चिंता नहीं है, उसको चिंता है कारपोरेट घरानों की। तो ये थी आज की रिपोर्ट। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी, आप इसे लाइक करेंगे, बड़े पैमाने पर शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।